यरूशलेम की राजनीति, मजहबी अस्मिता और भू राजनीतिक टकराव एक बार फिर वैश्विक मंच पर चर्चित हो गए हैं। वजह बनी है इजरायल के कट्टर दक्षिणपंथी नेता और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गिविर की अल-अक्सा मस्जिद में पूजा। गिविर के इन कदम से न सिर्फ फिलिस्तीन में गुस्से की आग भड़काई है, बल्कि पाकिस्तान समेत मुस्लिम देशों में भी व्यापक विरोध पैदा कर दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर से, जिन्होंने इस घटना को इस्लामिक आस्थाओं पर सीधा हमला बताया है। गौरतलब है कि अल-अक्सा एक विवादित ढांचा है, जिसे मुसलमानों का तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। वहीं ये स्थान यहूदियों के लिए भी टेम्पल माउंट के नाम से पवित्र माना जाता है। यह मजहबी टकराव का एक ऐसा स्थल है जहां हर कदम पर भावनाएं, राजनीति और इतिहास आपस में टकराती हैं। गिविर, जो पहले भी 2021 में इसी टेम्पल माउंट में गए थे, लंबे समय से यहूदियों को पूरी आजादी से प्रार्थना करने की मांग करते रही हैं। लेकिन उनके इस रविवार को टेम्पल माउंट में प्रवेश और पूजा करना बेहद राजनीतिक और भड़काऊ कदम माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों और मौजूदा स्टेटस को यहूदियों को इस स्थल पर पूजा की इजाजत नहीं है, केवल नियंत्रित समय में प्रवेश की अनुमति दी गई है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे कदम पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर कर सकते हैं और शांति प्रयासों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस घटनाक्रम को केवल धार्मिक मुद्दा मानना भूल होगी। गिविर की ये हरकत इजरायल के अंदरूनी राजनीतिक समीकरणों का भी हिस्सा है। नेतन्याहू सरकार के सहयोगी रहे गिविर अक्सर ऐसे भड़काऊ कदमों के जरिए अपने दक्षिणपंथी जनाधार को मजबूत करते हैं। इससे पहले भी उन्होंने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ सख्ती और मस्जिदों को लेकर विवादास्पद बयान दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह घटना एक नई कूटनीतिक दरार बन सकती है, खासकर जब इजरायल पहले से ही गाजा में सैन्य कार्रवाई, वेस्ट बैंक में बस्तियों के विस्तार और संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों की अनदेखी के लिए आलोचना झेल रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यह दौरा इजरायल की किसी बड़ी भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, या फिर यह सिर्फ गिविर की राजनीति चमकाने की कवायद? क्या इससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ेगा, या फिर इससे फिलिस्तीन समर्थक देशों का मोर्चा और सख्त होगा? एक बात स्पष्ट है, अल-अक्सा मस्जिद की जमीन पर उठे हर कदम के साथ मध्य पूर्व की राजनीति और पूरी दुनिया की नजरें वहां टिक जाती हैं। सीरिया एक बार फिर हिंसा की चपेट में है। शनिवार रात से रविवार सुबह तक देश के उत्तर और दक्षिण में दो अलग अलग जगहों पर संघर्ष भड़क गया। यह ऐसे समय हुआ है जब देश की अंतरिम सरकार जातीय और धार्मिक समूहों के बीच चल रहे तनाव को शांत करने और युद्ध विराम बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। उत्तर सीरिया में सरकारी समर्थक बलों और कुर्द नेतृत्व वाली एसडीएफ यानी कि सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के बीच अलेप्पो प्रांत के मनविज और दीर हफ्फार इलाकों में झड़पें हुई। वहीं दक्षिणी प्रांत सुवेदा में ड्रज अल्पसंख्यक मिलिशिया और सीरियाई सुरक्षा बल आमने सामने आ गए। इन दोनों घटनाओं से देश में पहले से मौजूद जातीय और राजनीतिक तनाव और गहरा गया है। ब्रिटेन स्थित मानवाधिकार संस्था SOHR के मुताबिक सुवेदा में कम से कम 2 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक सुरक्षा बल का जवान और एक ड्रूज लड़ाका शामिल है, जबकि 9 लोग घायल हुए हैं। अलेप्पो प्रांत में 3 नागरिक और 4 सैनिक रॉकेट हमलों में घायल हो गए हैं। सीरिया की अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा, जिन्होंने पिछले साल बशर अल-असद को सत्ता से हटाया था, पूरे देश को एकजुट करने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन विपक्ष और अल्पसंख्यक समुदाय उनके इस्लामी झुकाव और चरमपंथी संगठनों से संभावित संबंध को लेकर आशंकित हैं। सुवेदा शहर में मानवीय हालात बेहद खराब हैं, सड़कें बंद हैं, राहत सीमित है और हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। ड्रज और बेदुइन समुदायों के बीच सांप्रदायिक टकराव अब सीधे सैन्य संघर्ष में बदल चुका है। सवाल यह भी उठता है कि क्या युद्ध विराम के बावजूद सरकारी बलों और स्थानीय मिलिशिया की अनुशासनहीन गुट तनाव को और भड़का रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में फैली हिंसा, अस्थिरता और जातीय विभाजन यह इशारा कर रही है कि सीरिया में स्थायी शांति अभी बहुत दूर है। सीरिया का यह नया संकट न केवल स्थानीय सुरक्षा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयासों पर भी भारी पड़ सकता है। रविवार को यमन के अवियान प्रांत के तट पर प्रवासियों से भरी एक नाव समुद्र में डूब गई। इस नाव में 154 प्रवासी सवार थे। सभी इथियोपिया से खाड़ी देशों की ओर यात्रा कर रहे थे। स्थानीय समयानुसार सुबह यह हादसा अदन की खाड़ी में हुआ और अब तक कम से कम 68 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 74 लोग अब भी लापता हैं।
अब तक केवल 10 लोगों को जिंदा बचाया जा सका है, जिनमें से 9 इथियोपियाई नागरिक और एक यमनी है। यह घटना हाल के वर्षों की सबसे भयावह प्रवासी त्रासदियों में से एक मानी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने इसे समुद्री मार्ग की खतरनाक हकीकत बताया है। ये सवाल बार बार उठ रहा है कि लोग यमन जैसे संघर्षग्रस्त देश का रास्ता क्यों चुनते हैं। इसके पीछे सिर्फ आर्थिक कारण नहीं है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मजबूरियां भी हैं। इथियोपिया, सोमालिया जैसे देशों में गरीबी, बेरोजगारी और हिंसा के कारण लोग जोखिम उठाकर खाड़ी देशों में बेहतर जीवन की तलाश में निकलते हैं। हालांकि यमन खुद गृह युद्ध से जूझ रहा है, फिर भी यह खाड़ी देशों तक पहुंचने के लिए एक डेंजर जोन रूट बन चुका है। वर्ष 2024 में अब तक 60,000 से ज्यादा प्रवासी यमन के रास्ते सफर कर चुके हैं। 2023 में यह संख्या 97,200 थी। यह गिरावट समुद्री सुरक्षा गश्त में वृद्धि का परिणाम है। IOM के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में 2000 से ज्यादा लोग इस रूट पर लापता हुए हैं और 693 की डूबकर मौत की पुष्टि हुई है। यमन पहुंचने के बाद भी इन प्रवासियों को नजरबंदी, शोषण और अमानवीय स्थिति का सामना करना पड़ता है। यमन में 2014 से गृह युद्ध जारी है, जिसमें हूती विद्रोही और सरकार के बीच हिंसक संघर्ष हुआ है। 2022 के युद्ध विराम के बाद हालात कुछ स्थिर हुए, लेकिन देश अब भी अस्थिर है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि 3,80,000 प्रवासी वर्तमान में यमन में फंसे हुए हैं और उनमें से अधिकांश सुरक्षित जीवन या खाड़ी में रोजगार की तलाश में है।